वेलकम टू टेट वाला। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था क्लास 6 में ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियां, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मानचित्र के बारे में। मानचित्र को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे ग्लोब के ऊपर कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब आप सभी ने देखा होगा, कुछ ग्लोब छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, जिसमें पूरी पृथ्वी को दर्शाया गया है, जिसमें हमारे सभी महाद्वीप और सभी महासागर प्रेजेंट किए जाते हैं। उस ग्लोब को हम देख ही चुके होंगे, लेकिन कभी कभी हमें ज्यादातर किसी शहर, सब शुरुआत करते हैं किसी राज्य के बारे में हमें देखना है, या किसी देश को देखना है, या देश के अंदर किसी शहर को देखना है, या किसी गांव को देखना है। जब हम राज्य, देश, शहर या गांव इनका अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें जरूरत पड़ती है मानचित्र की, क्योंकि हम ग्लोब पर इन सभी चीजों को सही ढंग से नहीं पढ़ सकते, और इसके लिए हमें जरूरत होती है मानचित्र की। आपने देखा होगा संसार का मानचित्र देखा होगा, इसके अलावा आपने देश का मानचित्र देखा होगा, जैसे कि हमारी इंडिया का मानचित्र। इसके अलावा आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं उसका मानचित्र देखा होगा, किसी एक शहर का मानचित्र देखा होगा। तो ये सब किससे होते हैं? मानचित्रों से। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि मानचित्र को कैसे देखते हैं या कैसे हम उसका अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसीलिए क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानचित्र की परिभाषा, कि मानचित्र आखिर होता क्या है। तो पृथ्वी के एक भाग या पैमाने द्वारा खींचे गए भाग को दर्शाने के लिए हम मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमें किसी एक जगह के बारे में अध्ययन करना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मानचित्र की। क्योंकि किसी एक जगह के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना ग्लोब से संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं? मानचित्र को यूज में लेते हैं। और जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तो वह एक एटलस बन जाता है। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने एटलस की बुक खरीदी होगी, जिसमें क्या होता है कि हमें मिट्टियों का अध्ययन करना है, या पर्वतों का अध्ययन करना है, या
बारिश के क्षेत्रों का अध्ययन करना है, या पठारों का अध्ययन करना है, या वनों का अध्ययन करना है, तो हम एक एटलस खरीद लाते हैं और उसमें जिसमें मानचित्र दिए होते हैं, उसमें हम मिट्टियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, बारिश है, पठार है, वन है, इनके सभी के बारे में मैपिंग करते हैं और उससे सटीक हमें जानकारी मिल जाती है कि कौन से क्षेत्र पर किस तरह की जलवायु है, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कौन से पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं। इन सभी का अध्ययन हम मानचित्र के द्वारा कर सकते हैं और जब बहुत सारे हम मानचित्र को एकत्रित कर लेते हैं तो वो हमारा एटलस बन जाता है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर 1 भौतिक मानचित्र। अब भौतिक मानचित्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो भौतिक मानचित्र में हम पृथ्वी के भौतिक उच्चावचों के बारे में, पृथ्वी के भौतिक उच्चावचों के बारे में, जैसे कि वन, मिट्टी, पर्वत, पठार इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में हम इसमें विभिन्न देशों की सीमाओं, राज्यों, शहरों, गांवों आदि को दर्शाने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? राजनीतिक मानचित्र का। अगला होता है थीमेटिक मानचित्र। इसमें सड़क, वन, वर्षा क्षेत्र इत्यादि प्रमुख जानकारियां प्रदान की जाती हैं। तो मुख्यतः हमारी एनसीईआरटी में कितने मानचित्र दिए हुए हैं? 3। भौतिक मानचित्र जिसमें पृथ्वी के भौतिक उच्चावचों के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक मानचित्र जिसमें विभिन्न देशों की सीमाएं, शहर, राज्य, गांव इत्यादि को हम दर्शाते हैं। और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र जिसमें किसी शहर की सड़क, वन, वर्षा इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी मानचित्र को पढ़ने के लिए उसके कुछ घटक निर्धारित होते हैं, क्योंकि बिना उन घटकों के हम किसी भी मानचित्र को नहीं पढ़ सकते। अब बात करते हैं मानचित्र के घटक। किसी भी मानचित्र को पढ़ने के लिए तीन घटक
आधारित है। कितने? 3 घटक। ये 3 घटक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 दिशा। किसी भी मानचित्र को पढ़ने के लिए दिशा का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरे आता है दूरी, और नंबर तीसरा होता है प्रतीक। तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक होते हैं, जिसमें दिशा, दूरी और प्रतीक। अब हम इनको रिवाइज करते हैं और बताते हैं कि ये किस प्रकार से मानचित्र पढ़ने में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। अब बात करेंगे हम दूरी की, क्योंकि मानचित्र एक आरेखन होता है जो किसी भी देश को एक छोटे से पन्ने पर दर्शाता है। अब इतने बड़े देश को एक पन्ने पे दर्शाने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है दूरी का। अब किसी देश की दूरी 500 किलोमीटर है, तो हम एक छोटा पैमाना लेकर उसमें 500 किलोमीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और 5 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। अब हमने ये दूरी छोटी कर ली और इसको हमने एक मानचित्र पर दर्शा दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो दूरी हमारी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये बड़ी दूरी को छोटे से मानचित्र पर दर्शा देती है। अब इसी तरह दिशा की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है दिशा। दिशा आपको पता ही है कि दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनके अलावा 4 दिशाएं और होती हैं जो इस तरह से होती हैं, जिसमें उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये सभी दिशाएं होती हैं। ऊपर वाली रेखा उत्तर दिशा को, नीचे वाली रेखा दक्षिण दिशा को, और दाएं वाली रेखा पूर्व को और बाएं वाली रेखा पश्चिम को दर्शाती है। और ये चारों दिशाएं यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों मिलकर प्रधान दिग्बिंदु कहलाती हैं। अगर आपसे सीटेट में प्रश्न पूछता है कि प्रधान दिग्बिंदु क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं मिलकर प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं। अब बात करते हैं दिक्सूचक की। तो ये एक सुईनुमा होता है जिसकी सुई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रहती है, और इस दिक्सूचक की सहायता से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। और इसकी सुई मैं आपको बता ही चुका हूं, चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा रहती है। अब बात करते हैं हम तीसरे भाग यानी कि प्रतीक के ऊपर।
मानचित्र में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। तो प्रतीक मानचित्र पर विभिन्न आकृतियां जैसे कि भवन, वृक्ष, नदी इत्यादि के को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे भवन है तो वहां पर मकान की आकृति बना दी जाती है, वृक्ष है तो वहां पर इस तरह से पेड़ दिखा दिया जाता है, और नदी है तो वहां पर इस तरह से बहती हुई एक नदी दिखाई दी जाती है। तो ये सब संभव होता है प्रतीकों के माध्यम से। अब बात करते हैं रेखा चित्र। तो रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो मानचित्र पर आधारित न होकर स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। और सबसे अंत में आता है खाका। सीटेट ने पिछली बार आपसे ये पूछ रखा है जनवरी वाले पेपर में कि खाका क्या होता है। खाका तो एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, और जिसमें हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट कर लिया है, और कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है पृथ्वी के परिमंडल। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।